हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन यानी विकास चैप्टर की। बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने जैव विकास के विभिन्न एविडेंसेस के बारे में चर्चा की थी। बच्चों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण के बारे में, जिसे अपसारी जैव विकास या उद्विकासी अपसरण भी कहते हैं। बच्चों, जब डार्विन बीगल नामक जहाज से विश्व की यात्रा पर निकले तो वे गैलापागोस द्वीप समूह में गए। उन्होंने वहां एक छोटी सी चिड़िया देखी जिसे बाद में डार्विन की फिंचें कहा गया। उन्होंने देखा कि पूरे द्वीप में डार्विन की फिंचों की विभिन्न जातियां उन्होंने देखी। इन सभी की चोंच में अंतर था। उसके आधार पे उन्होंने बताया कि जितनी भी किस्में वहां पाई जा रही हैं वो एक ही बीजभक्षी चिड़िया से विकसित हुई हैं। बच्चों, इसके बाद उन्होंने बताया कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का उद्विकास होता है तो उसे अनुकूली विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एक जाति से ही अलग अलग जातियों का विकास होता है। ऐसा तब होता है जब किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एक जाति के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं और लंबे समय बाद नई जातियां बना लेते हैं। बच्चों, इसका एक उदाहरण डार्विन की फिंचें हैं। इसको यहाँ पे देखिए, ये डार्विन की फिंच की जो पूर्वज फिंच थी यानी एंसेस्ट्रल जो फिंच थी वो एक ही टाइप की थी, लेकिन अलग अलग चीजें खाने के कारण उनमें अंतर आ गया। जैसे प्लांट्स, पौधों को खाने के कारण शाकाहारी वृक्ष फिंच छोटी शाकाहारी वृक्ष फिंच बनी। इंसेक्ट में मध्यम कीटाहारी वृक्ष फिंच, छोटी कीटाहारी वृक्ष फिंच, और इस तरीके से लकड़ी चुनने वाली फिंच, मध्यम भूतली फिंच, बड़ी भूमितली फिंच, बड़ी कैक्टस फिंच, गाने वाली फिंच, कोकस फिंच आदि। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही एंसेस्टर फिंच से बहुत सारी यहाँ पे फिंच की जातियां डेवलप हुई। बच्चों, यानी एक ही जाति से जब बहुत सारी जातियां बन जाती हैं तो उसे एडेप्टिव रेडिएशन या अपसारी जैव विकास या उद्विकासी अपसरण कहते हैं। बच्चों, इसका दूसरा उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, ये देखिए, इसमें एक ही पूर्वज से शिशुधानी का यानी जो मार्सुपियल पाउच होता है उससे अलग अलग प्रकार की जातियों का यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है, जैसे तस्मानियाई भेड़ा, बाघ बिल्ली, परिचितिखोर, शिशुधानी चूहा, कंगारू, बॉम्बेट, यानी जो इन सब का पूर्वज था वो केवल एक जीव था। ठीक है, जिसमें फिर अलग अलग प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न हुए और अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पर बने। बच्चों, जैव विकास एक धीमी चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जिससे प्राचीन काल के सरल जीवों से वर्तमान के जटिल जीवों का विकास हुआ है। बच्चों, बड़े जीवों में जैव विकास की दर बहुत कम होती है और सूक्ष्म जीवों में ये दर बहुत ज्यादा होती है। जैसे मनुष्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने में 30 से 50 वर्ष का समय लग जाता है, जबकि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं में गुणन बहुत तेजी से होता है। ये जीवाणु किसी विशेष मीडियम में 1 घंटे में ही करोड़ों अपनी विष्टियां बना लेते हैं, करोड़ों जातियां बना लेते हैं। अब डार्विन ने जिस विभिन्नता की बात की थी वो सूक्ष्म जीवों में कैसे बताते हैं? सूक्ष्म जीवों में जो माध्यम होता है, माध्यम से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता के रूप में होती है। मतलब अलग अलग पोषक पदार्थों को ग्रहण करने वाले जीवाणु जातियां अलग अलग होती हैं। यदि माध्यम यानी जो मीडियम है उसके कंपोजिशन में बदलाव कर देते हैं तो क्या होता है कि जो जीवाणु इसमें ग्रो कर रहे होते हैं वे भी नई परिस्थितियों यानी नए पोषक माध्यम को ग्रहण करने की क्षमता के अनुरूप अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इस प्रकार नई जाति बन जाती है। जैव विकास को समझाने का प्रयास
एक वैज्ञानिक लैमार्क ने अपने तरीके से किया। लैमार्क ने अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जीव आवश्यकता के अनुसार अंगों को उत्पन्न कर लेते हैं। आवश्यकता किस प्रकार की? आवश्यकता अपने वातावरण में अच्छे से सरवाइव करने की, उसके अनुसार अपने अंगों को उत्पन्न कर लेते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुरूप नए अंगों की उत्पत्ति होती है, फिर ये अंग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जिराफ का आकार पहले कुत्ते के जैसा था, पैरों में उंगलियां पाई जाती थी, ग्रीवा और आगे वाले पैर छोटे थे। इस समय वातावरण में नमी बहुत ज्यादा थी, इसलिए घास छोटी थी और झाड़ियां भी पर्याप्त मात्रा में थी। फिर वो बताते हैं कि धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आया, घास और झाड़ियां कम हो गई, जमीन सूखने लगी, बड़े पेड़ों की संख्या अधिक हो गई। तो फिर जिराफ को अपना खाना पाने के लिए पैरों को ऊपर की ओर ऊंचा होना पड़ा। ठीक है, पैरों पर खड़े होकर ऊपर की ओर ऊंचा होना पड़ा और गर्दन को भी ऊपर खींचना पड़ा, जिससे उनके आगे के पैर और गर्दन लंबे होते गए। ठीक है, और इस प्रकार ये जो लंबी गर्दन और लंबे पैर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में भी जाने लगे और ये गुण विकसित हो गए और इस प्रकार लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ बच्चों। लेकिन समय के साथ साथ जो लैमार्क की ये थ्योरी थी ये बाद में गलत साबित होने लगी। कई वैज्ञानिकों ने इसके विरोध में अपने प्रयोग किए। जैसे एक वैज्ञानिक ने क्या किया, चूहे की पूंछ को काटना शुरू किया। जैसे कि चूहे की पूंछ को काटा, तो लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए कि बाद में कटी हुई पूंछ के साथ चूहे पैदा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। धीरे धीरे ये थ्योरी जो है वो अमान्य होने लगी। जैसे हमारे यहाँ भी उदाहरण दे दीजिए, हमारे समाज में क्या होता है, अक्सर महिलाओं के नाक और कान छेदने का रिवाज है, तो ऐसा होना चाहिए। अब बाद में ये लक्षण संतानों में भी आना चाहिए, मतलब छीदे हुए, मतलब नाक और कान में छेद के साथ बच्चे पैदा होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन, अब तो आप इनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी थे और पहले वो विशिष्ट सृष्टिवाद पर विश्वास करते थे। ठीक है, इन्होंने 1831 से 1836 तक डॉक्टर हेंस्लो के साथ HMS बीगल नामक जहाज पर दक्षिण अमेरिका के जलीय भागों और गैलोपेगोस द्वीप की यात्रा की। ठीक है, वहां उन्होंने वातावरण, जीवों व परिस्थितियों का अध्ययन किया और उन्होंने जो भी अध्ययन किया उसको उन्होंने दुनिया की सैर, एक प्रकृति वैज्ञानिक की समुद्र यात्रा द्वारा दुनिया की सैर, इस नाम से एक पुस्तक लिखी और जो भी उन्होंने वहां देखा अपनी यात्रा के दौरान उसको उस पुस्तक में उन्होंने लिखा। अब एक जो डार्विन थे वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए माल्थस की स्टडी पे। माल्थस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जनसंख्या के संदर्भ में जो संकल्पना दी थी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। माल्थस ने क्या बताया था? माल्थस ने बताया कि जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर अनुपात में होती है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, गुणोत्तर अनुपात में होती है। जबकि जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों की मात्रा गणितीय या समांतर अनुपात में कम होती है, 1 2 3 4 में। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ कम हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है तो जीव ऐसे अनुकूलन उत्पन्न करते हैं जो कि जीवन संघर्ष को कम करते हैं। डार्विन के समय में ही एल्फ्रेड रसल वेलिस ने भी मलाया द्वीप की आर्कीपेलागस प्राणी पर कार्य किए और वे भी डार्विन के समान ही निष्कर्षों पर पहुंचे। मैं यहाँ पर इन सारे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष इन सब वैज्ञानिकों का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इन सबको मिलाकर ही आप डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन या जैव विकास का परिकल्पना जो डार्विन ने दी थी वो सब आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, इन सबको मिलाकर डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद को आप ऐसे समझिए। ठीक है, डार्विन कहते हैं, इन 4 बिंदुओं से समझिए, अतिजनन,
ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन के बाद अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। फिर प्राकृतिक विभिन्नताओं का रेफरेंस आएगा, नेचुरल सिलेक्शन। स्ट्रगल के बाद ये प्राकृतिक विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी और उसके बाद जो विभिन्नताएं प्रकृति को पसंद आएंगी उनको प्रकृति वर्ण कर लेगी, या जो योग्य होंगे इस पर्यावरण में रहने के लिए उनको प्रकृति चूज करेगी और नए लक्षणों के साथ चुनी हुई जो जाति है उसी से नई जाति की उत्पत्ति होती है। अब इसे और अच्छे से समझिए। प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रचुर मात्रा में संतानोत्पत्ति करती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अस्तित्व बना रहता है। और संतानोत्पत्ति कैसे होती है? गुणोत्तर अनुपात में होती है। जैसे समझिए, पैरामीशियम 5 वर्ष तक की सभी संतति जीवित अगर रहती हैं तो जीवद्रव्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से हजारों गुना हो जाएगा, ठीक है। और हाथी को सबसे धीमा प्रजनक माना जाता है। अगर हाथी के एक जोड़े से उत्पन्न सभी संतानें यदि 750 वर्षों तक चलती रहे तो लगभग 19 लाख से भी ज्यादा हाथी उत्पन्न हो जाएंगे। एक हाथी का जोड़ा अपने काल में 6 बच्चों को जन्म देता है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सभी जातियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ताकि वह अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखे। अब बच्चों, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन वे सभी अपनी वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि भले ही संतानोत्पत्ति की क्षमता प्रचुर है लेकिन संसाधन तो लिमिटेड हैं, लेकिन वो आपस में संघर्ष करते रहते हैं। कुछ जीवन संघर्ष एक ही जातियों के बीच में होता है जिसे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। कुछ 2 जातियों के बीच में होता है, यानी समुदायों के अंतर्गत होता है, जिसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे जाति के अंदर संघर्ष कैसे होगा? ये जाति के अंदर मुख्यतः संघर्ष खाने की चीजों के लिए होता है, जनन के लिए होता है, आवास के लिए होता है। और जातियों के बीच संघर्ष किस लिए होता है? जैसे मांसाहारियों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारियों की संख्या कम होती है, जिससे मांसाहारियों में शिकार के लिए परस्पर संघर्ष बढ़ता है और फिर इनकी संख्या भी नियत हो जाती है। ये सब प्रकृति करती है बच्चों, बैलेंस, ठीक है। और कुछ संघर्ष वातावरण और जातियों के बीच में होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, हवा, प्रकाश आदि। यानी कुल मिला के सभी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं और ओवर प्रोडक्शन के बाद संततियों में से बहुत कम संततियां ही वयस्क अवस्था तक पहुंचती हैं बच्चों। अब बात करते हैं प्राकृतिक विभिन्नताओं की, ठीक है। प्राकृतिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? प्राकृतिक विभिन्नताओं को समझिए। एक ही जाति के 2 सदस्य कभी भी समान नहीं होते हैं बच्चों। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानें भी अलग अलग होती हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही डार्विन ने विचलित विभिन्नताएं कहा। विभिन्नताएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। यदि विभिन्नताएं वातावरण के लिए उपयोगी होती हैं या वातावरण में रहने में जीव को सहायता प्रदान करती हैं तो जीव अच्छे से वातावरण में रहता है और उसका जीवन संघर्ष सफल हो जाता है, ठीक है। और अगर जीव में पाई जाने वाली विभिन्नताएं वातावरण में सपोर्ट नहीं करती हैं तो जीव वातावरण में अच्छे से नहीं रह पाता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता की। प्रकृति बच्चों विभिन्नताओं को चूज करती है और जातियों का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति उनको चयन करेगी या नहीं, ठीक है। जिनको प्रकृति चयन करती है या जिनमें अच्छी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिन जातियों में अच्छे गुण पाए जाते हैं, प्रकृति उनको बढ़ने का अवसर देती है और वह प्रकृति में फलते फूलते हैं। बल्कि वे जातियां जिनमें अच्छी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं या जो वातावरण में अच्छे से अनुकूलन नहीं कर पाती हैं, वातावरण में अच्छे से नहीं रहती हैं, वे जातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा। मतलब जो बहुत अच्छा होगा, जो एकदम फिट होगा, वही प्रकृति में जीवित रहेगा। कमजोर लोगों को प्रकृति अपने में कभी नहीं रखती है।
अब क्या होता है, 5वें स्टेप में नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे? योग्यतम जीवों में जो उपयोगी विभिन्नताएं या उपयोगी जो लक्षण पाए जाते हैं वे वंशागत होते हैं और हजारों वर्षों बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई जाति की उत्पत्ति करती हैं और इस प्रकार ये चक्र स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। बच्चों, यानी अभी तक हम समझे हैं कि विभिन्नताएं या वेरिएशन विकास में कच्ची सामग्री का कार्य करती हैं, रॉ मटेरियल का कार्य करती हैं। डार्विन ने विभिन्नताओं को विकास की क्रियाविधि का आधार माना, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि विभिन्नता आती कहां से है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज आते हैं और ये देते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी देते हैं बच्चों। ये म्यूटेशन थ्योरी से इवोल्यूशन यानी जैव विकास को समझाने का प्रयास करते हैं। ये बताते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ में आए परिवर्तन के कारण, यानी आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन आता है जिसके कारण लक्षण प्रारूप में परिवर्तन आता है और इन्हीं लक्षण प्रारूप में आए परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं और इन्हीं म्यूटेशन के कारण से ही इवोल्यूशन या विकास होता है। उनके अनुसार उत्परिवर्तन से ही विकास होता है और जिसको उन्होंने साल्टेशन कहा। साल्टेशन का सीधा मतलब होता है विशाल उत्परिवर्तन यानी बड़ा उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन की ओर का बड़ा कदम, ठीक है, और बेटसन ने इसे सॉल्टेटरी विभिन्नता कहा। यानी बच्चों आप शॉर्ट में समझिए कि जीव के लक्षण प्रारूप में आए छोटे परिवर्तन जो आनुवंशिक होते हैं, एक निश्चित दिशा में होते हैं, जिनमें क्रमबद्ध विकास होता है और जिनसे धीरे धीरे विकास होता है, उनको डार्विन ने विभिन्नता कहा। जबकि ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन जिसको कहा वे कैसे होते हैं, ये जीव के आनुवंशिक पदार्थ में आए बड़े परिवर्तन होते हैं जो कि लक्षण प्रारूप में भी बहुत बड़े परिवर्तन कर देते हैं। ये रैंडम होते हैं और दिशाहीन होते हैं, किसी भी दिशा में हो सकते हैं। इनसे अचानक और बहुत बड़ा विकास होता है और इनसे बहुत जल्दी विकास भी होता है। बच्चों अब यहाँ पे ये समझ में आता है कि विकास की क्रियाविधि यानी इवोल्यूशन की क्रिया के लिए इवोल्यूशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 क्रियाओं पर निर्भर करती है। पहला है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पदार्थ में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है तो जो जैव विकास करता है। वेरिएशन, विभिन्नताएं, लक्षण प्रारूप में जब छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं उनको विभिन्नताएं कहते हैं। और तीसरा है एडेप्टेशन, यानी बदलती हुई पर्यावरणीय कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो छोटे छोटे परिवर्तन और आते हैं, उन शरीर में जो छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं उन्हें हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। इन तीनों से ही जैव विकास की क्रियाएं होती हैं, इवोल्यूशन होता है। इन तीनों को अपनाकर ही नई जीव जातियों का विकास होता है। बच्चों एक यहाँ पे देख लीजिए, लैमार्क और डार्विन ने कैसे इसको समझाया। दोनों ने एक ही जिराफ के उदाहरण से जैव विकास को समझाने की कोशिश की। लैमार्क ने कहा कि जिराफ जो थे पहले बहुत छोटे कद के हुआ करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब घास की कमी होने लगी, उन्होंने पेड़ों में से घास खानी थी, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी गर्दन को लंबा खींचना शुरू कर दिया, पैरों को और गर्दन को। और फिर क्या हुआ, उसके बाद बहुत सालों बाद क्या हुए, जिराफ की गर्दनें खींच कर, यानी अंगों के प्रयोग, जिस अंग का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वो ज्यादा डेवलप होता है, जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। ये लैमार्क का कहना था। तो फिर क्या हुआ, अंगों के ज्यादा प्रयोग करने से वे अंग अच्छे से विकसित हुए और यही लक्षण उनकी पीढ़ियों में वंशागत हुआ और सभी जिराफों की गर्दनें लंबी होती चली गई। लेकिन डार्विन इसके विपरीत थे। डार्विन ने कहा कि
लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे, छोटी गर्दन वाले जिराफ भी थे। लेकिन जब वातावरणीय दशाएं बदली, यानी जब नीचे की घास खत्म होने लगी, मौसम शुष्क होने लगा, नीचे की घास खत्म होने लगी, तो पेड़ों की घास, पेड़ों के पत्ते खाना भोजन के रूप में खाना जिराफों को खाना पड़ा। तो क्या हुआ, छोटी गर्दन वाले क्या हुए जिराफ, इस बदलती कंडीशन में, यानी जब नीचे की घास खत्म हो गई, केवल पेड़ों से आपको खाना लेना था, तो छोटे वाले जिराफ मर गए, क्योंकि वो उस समय के पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं थे, यानी उसमें ऐसी वेरिएशंस, विविधताएं नहीं थी कि वो उस पर्यावरण में जी सके, तो प्रकृति ने इनका चयन नहीं किया, यानी ये जिराफ मर गए और केवल लंबी गर्दन वाले जिराफों ने ही सरवाइव किया, क्योंकि वो उस पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित थे, वो फिट थे। तो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ और केवल फिट जाति के जिराफ भी यहाँ पर बचे रहे, और जो अनफिट थे, यानी जो उस वातावरण में रहने योग्य नहीं थे, वे जिराफ मर गए, यानी जिराफों की वो जाति विलुप्त हो गई। बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे और लेमार्क और डार्विन को और अच्छे से समझिएगा। साथ ही साथ ह्यूगो डे व्रीज के म्यूटेशन से तो आप परिचित हो ही चुके होंगे अपने प्रीवियस चैप्टर से, लेकिन एक बार इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करना कि कैसे ये विकास के द्वारा नई जाति बनाने में समर्थ होते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।